हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जो नाम पड़ा है वो पड़ा है कार्बन प्लस हाइड्रेट्स से। ये होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ऐसा क्यों कहते हैं हम? क्योंकि आप जो फार्मूला पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट का, फॉर एग्जांपल हम ले लें ग्लूकोज। आप सभी को पता है एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज में आप देखिए C6H12O6। अगर इसको हम 6 से डिवाइड कर दें तो ये बच जाएगा आपका CH2O। ये बचेगा यानी कार्बन प्लस वाटर। तो दिस इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट बिकॉज इट इज़ द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। नॉर्मली हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। जैसे हम जो सन की एनर्जी हमारी अर्थ पर आती है, हमारे अर्थ का जो ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है? सन है। तो सन से जो एनर्जी आती है उसको ट्रैप करने का गुण नेचर ने, प्रकृति ने सिर्फ पेड़ पौधों को दिया है, ग्रीन प्लांट्स को दिया है। अब ये पौधे क्या करते हैं कि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, और उसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके ये ग्लूकोज बनाता है, जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलती है। ये ऑक्सीजन हमें मिलती है एनिमल्स को और हम उससे रेस्पिरेशन करते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, इसका जो ये फॉर्मूला आया, जो डेफिनेशन आई कि दिस इज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये कई बार बहुत मिसलीडिंग साबित हुई। क्यों? क्योंकि कई ऐसे कंपाउंड्स थे, जैसे आपके सामने लिखे हैं एसिटिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, लैक्टिक एसिड, जिनका फॉर्मूला तो CH2O को फॉलो कर रहा था, लेकिन इन कंपाउंड्स में कोई भी कार्बोहाइड्रेट का गुण नहीं था, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं रैमनोज को, रैमनोज जो है वो शुगर है, लेकिन इसका फॉर्मूला है C6H12O5। वो CH2O को फॉलो नहीं करता, क्योंकि C अगर 6 है तो H12 होगा और O6 होना चाहिए था। तो कार्बोहाइड्रेट की दूसरी डेफिनेशन आई कि कार्बोहाइड्रेट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड एनी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे कि अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके अलावा बहुत सारे OH ग्रुप हैं। सॉरी, इसको मैं इकट्ठे ही 4 लेके चल रही हूँ। और साथ ही साथ ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाता है, या तो राइट हैंड साइड रोटेट करता है या तो इसे लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करता है। अब हम आते हैं डिवीजन पे या क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर्स पे। तो ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब हम इसे बांटते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। एक क्लासिफिकेशन है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है, आपको पता है, एक रिड्यूसिंग ग्रुप है। एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज होता है एसिड में और रिड्यूस अपने साथ जिस कंपाउंड से रिएक्शन करता है उसको ये रिड्यूस कर देता है, तो इसलिए हम इसे रिड्यूसिंग ग्रुप कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें कोई भी फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या फ्री कीटोनिक ग्रुप हो, जो कि रिएक्शन के बीच में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा हो, या फिर अगर एल्डिहाइड फ्री नहीं है तो रिएक्शन के बीच में कहीं ना कहीं वो फ्री हो रहा हो कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर, जिससे कि एल्डिहाइड अपना वर्क कर पा रहा है, यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक शो कर पा रहा है। तो ऐसे शुगर्स को हम कहते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूसिंग शुगर्स। फॉर एग्जांपल जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो सारे जो हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, सारे मोनोसैकेराइड्स। क्यों? क्योंकि उनके अंदर या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, और या फिर जो ग्रुप्स हैं एल्डिहाइड या कीटोन इंटरचेंज कर रहे हैं। अब आती है बात दूसरे डिवीजन की, दूसरे क्लासिफिकेशन की। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप भी हम करते हैं। अगर उसमें केवल एल्डिहाइड है तो एल्डोजेस कहलाता है, कीटोन है तो कीटोजेस कहलाता है। दूसरा, हम उसको कार्बन के नंबर के आधार पर भी उसको डिवाइड करते हैं, और इस आधार पर भी डिवाइड करते हैं कि ऑन द हाइड्रोलिसिस वो कितनों में टूटता है। अगर उसे हम कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस ना कर पाएँ, फर्दर उसको हम हाइड्रोलिसिस के द्वारा तोड़ ना पाएँ, उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। और अगर उसे हम तोड़ सकते हैं देन इट इज़ नोन एज ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड में भी कई टाइप्स हैं। अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने पर 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो इसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड। 3 मोनोसैकेराइड बन रहे हैं, 3 मोनोसैकेराइड बन रहे हैं तो इसे हम कहते हैं ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, लाइक दिस। पॉलीसैकेराइड स्पेशली वो होंगे जहाँ पर कोई पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, यानी बहुत सारे मोर देन 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपस में जुड़े हों, और मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ करके ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हों जो कि बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, और उनको तोड़ने पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड निकलते हों। जैसे आपने स्टार्च देखा है, सेल्यूलोज देखा है। मोनोसैकेराइड में ही कुछ और भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। नाम से ही क्लियर है, अगर कार्बन की जो संख्या है मोनोसैकेराइड में 3 है तो ट्रायोज, 4 हैं तो टेट्रोज, लाइकवाइज। ये तो हुई बात इसके क्लासिफिकेशन की। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की।
स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो होता है मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन के आधार पर C6H12O6 होता है। मॉलिकुलर फॉर्मूला इसका C6H12O6 होता है। और जब हमने इसकी रिएक्शंस देखी तो ये रिएक्शन देता है कीटोन एल्डिहाइड की तरह और एल्कोहल की तरह, ठीक है। तो एल्डिहाइडिक रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो एल्डिहाइड की तरह जो रिएक्शन दे रहा है कि रिडक्शन करने पर ये सोडियम और एथाइल अल्कोहल, आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये जो हमारा CHO ग्रुप है उसको CH2OH में कन्वर्ट करेगा रिड्यूस करके, और रिड्यूस करके जो है उसको बनाएगा सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट कर देगा। उसी तरह ऑक्सीडेशन करते हैं अगर हम एल्डिहाइड का, आपको पता है मैंने कहा कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं एसिड में। तो जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये साथ वाले को रिड्यूस करते हैं, फेलिंग सोल्यूशन को ये रिड्यूस कर देते हैं, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि हमें प्रेसिपिटेट मिलता है। फेलिंग सोल्यूशन में रेड प्रेसिपिटेट, टॉलेंस रिएजेंट में हमें सिल्वर मिरर मिलता है। तो ये जो एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं वो ये देता है। और जैसे अभी मैंने दिखाया ब्रोमीन वाटर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है ब्रोमीन वाटर, तो उसकी हेल्प से क्या होता है, ये CHO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है COOH में, COOH ग्रुप में। और इस पहला वाला तो उसमें जो बनता है कंपाउंड उसे हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। दूसरा अगर आप देखिए कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन अगर हम करें यानी डाइल्यूट HNO3 से करें तो ये CHO ग्रुप भी और टर्मिनल CH2OH भी यानी टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं और बनता है ग्लूकैरिक एसिड। ग्लूकैरिक एसिड में क्या है, दोनों जो टर्मिनल कार्बन्स हैं वो पूरी तरह ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, COOH में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आती है बात रिएक्शन विथ HCN से। अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, अगर हम HCN से रिएक्शन कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि HCN जो होता है वो एल्डिहाइड से कैसे रिएक्शन करता है, ये डबल बॉन्ड है। अगर हम HCN लाते हैं तो HCN में जो H+ है वो जाता है O पर और CN- जो है वो इस कार्बन पर। क्या होता है, वैसे तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, पहले साइनाइड का अटैक होगा, लेकिन फिलहाल अभी आपके लेवल पे आप ये समझ देख सकते हैं कि क्या बनता है COH और यहाँ आ जाता है C, से हम बोलते हैं क्योंकि एक OH आ गया और एक साइनाइड, हम बोलते हैं इसे साइनोहाइड्रिन। तो ये पहले बनाएगा साइनोहाइड्रिन, फिर इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो आपको पता है साइनाइड की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो साइनाइड कन्वर्ट्स इनटू, अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं साइनाइड कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो आप इसका कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें जो कार्बन की संख्या है, कार्बन का जो नंबर है वो 1 बढ़ जाता है क्योंकि CHO ग्रुप में एक साइनाइड लगा और ये साइनाइड कन्वर्ट हो गया COOH में। तो दैट मीन्स कि ये जो कार्बन है वो एक इसकी संख्या बढ़ गई है और इसके बढ़ने की वजह से जो हमारा जो कंपाउंड है वो 7 कार्बन का हो जाता है। इसकी जो चेन लेंथ है वो 7 कार्बन की हो जाती है। इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगता है इससे हमें ये पता लगता है कि अभी जो कार्बन यहाँ पर 5 कार्बन थे, ग्लूकोज में 5 कार्बन थे, अब 6 कार्बन थे, वो अब 7 कार्बन में बदल गया। इसका मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो टर्मिनल है, किनारे है बिल्कुल। अगर किनारे नहीं होता तो कुछ इस तरह का बनता कि इस कार्बन पर COOH लगता। कार्बन की संख्या जो चेन लेंथ थी वो सेम ही रहती, जितनी है उतनी ही रहती, लेकिन क्योंकि कार्बन की चेन लेंथ बढ़ गई, जो कार्बन की संख्या है वो बढ़ गई, दैट मीन्स कि हमारा जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो टर्मिनल पोजीशन पे है, या कार्बोनिल ग्रुप जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे है, या मैं गलत बोल गई, मैं कार्बोनिल ग्रुप जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे है, यानी ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कीटोन नहीं है। तो ग्लूकोज में हमें इतना कंफर्म हो गया, ग्लूकोज हैज़ एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब एक और इसका एग्जांपल एल्डिहाइड का NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन आप जानते हैं कैसे होती है ग्लूकोज एल्डिहाइड की, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है और NH2OH जो है इसके साथ कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। कंडेंसेशन मतलब यहाँ से H2 और O निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, जो बनता है बचता है वो आपस में जुड़ जाता है, CH डबल बॉन्ड NOH, हाइड्रोजोन बन जाता है। तो वही सेम रिएक्शन यहाँ पर भी हो रही है। ग्लूकोज से जब हमारी हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन होती है तो बनता है ग्लूकोक्सिम, से बोलते हैं हम लोग ग्लूकोक्सिम। ये सारी रिएक्शन सपोर्ट करती हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप की प्रेजेंस को। साथ ही हम अल्कोहल की प्रेजेंस भी देखते हैं कि अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड की अल्कोहल से तो क्या बनता है, ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं PCl5 से, तो इसके जो OH ग्रुप हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं Cl में, तो बन जाएगा आपका पेंटाक्लोरोग्लूकोज। जो OH है वहाँ सारे 5 OH थे, 5 OH जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे Cl में। उसी तरह CH3COH से कराएंगे, एस्टर बन जाएगा क्योंकि आपको पता है ROH
और RCOOH। एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो उसमें से वाटर निकल जाता है, जो बचता है वो जुड़ जाता है, जो बचता है वो क्या होता है, ROCOR। दिस इज एस्टर। वही सेम चीज़ यहाँ पर है कि ग्लूकोज जो है उसके रिएक्शन जब आप कराते हैं एसिटिक एसिड से तो एसिटेट बनता है। कितने CH3COO जुड़ेंगे, जितने OH हैं, यानी 5 OH थे तो 5 जगह पर CH3COO जुड़ जाता है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट ये बन जाता है। इससे हमें पता लगता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, 1 CHO ग्रुप होगा, 6 कार्बन होंगे। तो इसका जो हमें फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है CHO, CHOH, 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 CHOH एंड CH2OH, यानी 4 टाइम्स CHOH और टर्मिनल पोजीशन पर एक तरफ एल्डिहाइड दूसरी तरफ CH2OH। अब ये जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर से कुछ एक रिएक्शंस हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई। क्यों नहीं सेटिस्फाई हुई, देखते हैं क्यों नहीं हुई। पहले तो उसने शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं दी। शिफ्ट रिएजेंट एल्डिहाइड का एक आइडेंटिफिकेशन का रिएजेंट है। एल्डिहाइड को हम पहचान करते हैं शिफ्ट रिएजेंट से। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो शिफ्ट रिएजेंट के साथ वो पिंक प्रेसिपिटेट देता है, पिंक कलर देता है, लेकिन ग्लूकोज ने शिफ्ट रिएजेंट के साथ कोई पिंक कलर नहीं दिया। सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 के साथ भी एल्डिहाइड जो है वाइट प्रेसिपिटेट देता है, लेकिन ग्लूकोज ने सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 से भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं दिया। इसके अलावा जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन कराई मिथाइल अल्कोहल से, तो नॉर्मली अगर हम अल्कोहल और एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एब्जॉर्ब होते हैं, 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन एल्डिहाइड की होती है। क्यों, जो आप देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, पहले एक मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन करता है और इसके पास जो लोन पेयर है वो अटैक करते हैं कार्बन पे, जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो ये बनता है आपका, देखिए कैसे, RC, ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ऑक्सीजन में मुड़ जाएगा, इस पर आके कौन जुड़ गया, OHCH3 यानी अल्कोहल। इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन, इस वाले ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचा है कार्बोनिल वाले ने, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से H+ उठकर कहाँ पहुँच जाता है, O पर, तो क्या बन जाता है, देखिए क्या बना, ये बना हमारा हेमी एसिटल, यानी RCH, इस पर आके कौन जुड़ा, OCH3, यहाँ से H हट चुका है और H कहाँ जाके जुड़ गया, इस वाले ऑक्सीजन पर। तो ये बनता है, इसे हम बोलते हैं हेमी एसिटल। इसकी फर्दर अगर हम अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं, अगर मैं लिखूँ CH3OH अल्कोहल, तो अब यहाँ से वाटर निकल जाता है और जो बनता है उसे हम बोलते हैं एसिटल। पहले जो बना था उसे हम बोलते थे हेमी एसिटल, अब जो बनता है उसे हम बोलते हैं एसिटल। तो ये जो एसिटल बन रहा है ये साबित करता है कि एल्डिहाइड से रिएक्शन हो रही है अल्कोहल की। अब ग्लूकोज से जब हमने रिएक्शन कराई, ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप था, हमने अभी भी देखा, लेकिन उसकी जब रिएक्शन हमने एथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल से कराई तो उसने केवल एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया, 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब ग्लूकोज ऑलरेडी एक हेमी एसिटल है, वो एसिटल या एल्डिहाइड में नहीं है, उसका जो ओरिजिनल रूप है वो ऑलरेडी एक अल्कोहल से रिएक्ट कर चुका है। अदरवाइज, एक सेकेंड, लेट मी टेक द पेन, वो ऑलरेडी एक अल्कोहल से रिएक्शन कर चुका, वरना मैंने बताया कि किससे रिएक्ट करता है, ये 2 CH3OH से, लेकिन जो आपका ग्लूकोज है वो केवल एक CH3OH से रिएक्शन करता है, ओनली 1। यहाँ पर एक से होने का मतलब है कि ग्लूकोज इज़ ऑलरेडी अ हेमी एसिटल। अभी मैंने आपको बताया कि हेमी एसिटल क्या चीज़ है जब एक अल्कोहल रिएक्शन करता है तो जो बनता है उसे हम कहते हैं हेमी एसिटल एल्डिहाइड पे, और जब दूसरा भी करेगा तो जो बनेगा उसे हम कहते हैं एसिटल। तो ग्लूकोज ऑलरेडी एक हेमी एसिटल है, इससे ये बात साबित हो जाती है। अब फिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्लूकोज पर वर्क किया और उन्होंने ये कहा कि भाई हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप से जो गामा पोजीशन पर OH है, आपको पता है कि sp2 कार्बन जो होता है आई एम सॉरी, आज मेरे गले में कुछ खराश है, एल्डिहाइडिक जो कार्बन है उस कार्बन वो कार्बन कैसा होता है, sp2। इससे जुड़े कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा बीटा कार्बन, उससे जुड़े वाले को हम कहते हैं गामा कार्बन। तो गामा कार्बन पर जो OH है, इसकी जो अल्कोहल है वो रिएक्ट करती है एल्डिहाइड पर और इस तरह से इलेक्ट्रॉन मुड़ जाता है। देख सकते हैं यहाँ मैंने डायग्राम बना रखा है, इलेक्ट्रॉन मुड़ जाता है, अभी जैसे मैंने अल्कोहल से रिएक्शन बताई, और ये बनता है जो स्ट्रक्चर A आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो बनता है, इस स्ट्रक्चर में ग्लूकोज जो है वो हेमी एसिटल में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे कन्वर्ट हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया
अभी आपको बताया मैंने, और 21 में कन्वर्ट हुआ, यहाँ O माइनस बना, इसके बाद C और इस कार्बन पर जो OH है इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अभी जो हाइड्रोजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलता है और कहाँ जाके जुड़ जाता है H+ के रूप में, इस O माइनस पर। तो बन जाता है, यहाँ से माइनस चार्ज हट जाएगा, यहाँ से प्लस चार्ज हट जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये OH राइट साइड भी हो सकती है या फिर ये लेफ्ट साइड भी हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ sp2 कार्बन है, यानी ये ट्रायंगुलर प्लेनर है। ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, इस पर ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है ऊपर से भी कर सकता है या फिर ये नीचे से भी कर सकता है। तो इस आधार पर जो O है, ऑक्सीजन है, वो OH में कन्वर्ट होते समय राइट साइड भी जा सकता है और लेफ्ट साइड भी जा सकता है। यानी दो तरह के स्ट्रक्चर बनने की संभावना है। दो स्ट्रक्चर बनते हैं यहाँ पर, और दोनों आपस में क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स का मतलब नॉन मिरर इमेजेस। तो दोनों स्ट्रक्चर्स ये बने और ये होते हैं, इनमें कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप या तो राइट है या फिर लेफ्ट है, और इस आधार पर इसे हम लोग एनोमर्स कहते हैं। दो तरह के ग्लूकोज उन्होंने बताया फिशर ने, एनोमर्स, और ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स थे उसको डेनड्रेट नाम के साइंटिस्ट ने, डेनड्रेट एक थे, उन्होंने इसको आइसोलेट करने का प्रयास किया। आइसोलेट किया उन्होंने जब इसका सोल्यूशन बनाया ग्लूकोज का, उसको क्रिस्टलाइज किया तो दो तरह के ग्लूकोज उन्हें मिले। एक का मेल्टिंग पॉइंट 146 था, दूसरे का 150 था। एक का जो स्पेसिफिक रोटेशन था वो +112 था, दूसरे का 19 डिग्री था। तो इस आधार पर दोनों ग्लूकोज उन्होंने सेपरेट किए। लेकिन ये जो दोनों ग्लूकोज उन्होंने सेपरेट किए, उन्होंने ये कहा कि अगर इसमें किसी भी ग्लूकोज को मैं दोबारा से पानी में डालकर डिज़ोल्व करके और थोड़ी देर स्टैंड बाय रख दूँ, थोड़ी देर खड़ा होने, थोड़ी देर छोड़ दूँ उसको मैं, तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन था वो चेंज हो जाता है और हो जाता है 52.5 डिग्री। चाहे वो अल्फ़ा ग्लूकोज से मैं शुरुआत करूँ, चाहे मैं बीटा ग्लूकोज से शुरुआत करूँ। तो ये देखा गया कि जो अल्फ़ा ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज है, इनके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई गई कि अगर इनका सोल्यूशन बना करके और उसको छोड़ दिया जाए तो इनका स्पेसिफिक रोटेशन वो चेंज हो जाता है और हो जाता है 52.5 डिग्री। इस प्रोसेस को नाम दिया गया म्यूटा रोटेशन। ये म्यूटा रोटेशन को कई तरह से एक्सप्लेन किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये इसलिए है क्योंकि ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर का स्पेसिफिक रोटेशन है, यानी अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज सोल्यूशन में जाने पर ओपन चेन, यानी जो अभी हमने स्ट्रक्चर शुरू में देखा ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है उन्होंने कहा कि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के कारण जो उसका स्पेसिफिक रोटेशन है वो चेंज हो जाता है, ये वाला फॉर्म जो है चेंज हो जाता है और वो 52.5 डिग्री होता है। फिर कुछ साइंटिस्ट का विचार ये था कि ये जो अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज हैं ये ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि जब हम इनको डिज़ोल्व करते हैं तो ये एक दूसरे में ही कन्वर्ट होते हैं। अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट होता है, बीटा वाला अल्फ़ा में कन्वर्ट होता है, और एक इक्विलिब्रियम आने तक दोनों ये जो प्रोसेस है चलता रहता है। उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अल्फ़ा जो होता है वो 36% होता है, बीटा जो होता है वो 64% होता है। और ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर ये दर्शाता है, रीव्स ने एक्चुअली ये बात कही, रीव्स नाम के साइंटिस्ट ने, कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 36% अल्फ़ा है यानी कम है, दैट मीन्स अल्फ़ा इज़ लेस स्टेबल दैन बीटा ग्लूकोज। अल्फ़ा ग्लूकोज है वो कम स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द बीटा ग्लूकोज। ये बात कही थी रीव्स ने। रीव्स ने इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी प्रपोज किया, जो कि 6 मेंबर रिंग का उन्होंने बनाया चेयर फॉर्म के रूप में। तो अभी हम इसके बाद उसको देखते हैं। पहले इसका रिंग साइज़ हॉवर्थ ने कैसे डिसाइड किया वो अभी हम देखते हैं, लेकिन इसके पहले मैं स्ट्रक्चर एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये है, रीव्स ने ये चेयर फॉर्म इसकी बनाई थी। अब जो चेयर फॉर्म है इसमें आपको इतना थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए कि जो चेयर फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म में दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है एक्सियल, दूसरा होता है इक्वेटोरियल। हैवी ग्रुप अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर है तो जो कंपाउंड है वो स्टेबल होगा, अगर हैवी ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर होगा तो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। तो रीव्स ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और उन्होंने कहा कि OH ग्रुप जो हैं सारे हैवी ग्रुप्स, OH या फिर CH2OH, दो ही तरह के हैवी ग्रुप्स हैं इसमें ग्लूकोज में, या तो OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या फिर CH2OH है। उन्होंने कहा कि ये जो OH या CH2OH ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं बीटा ग्लूकोज में। अल्फ़ा ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर, मैं दिखाऊं अगर आपको, ये है कार्बन नंबर 1, आई एम सॉरी, ये है कार्बन नंबर 1, ये वाला। तो कार्बन नंबर 1 पर जो अल्फ़ा ग्लूकोज है उसमें OH ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर आ जाता है। एक्सियल पोजीशन पर आने के कारण अल्फ़ा ग्लूकोज कम स्टेबल होता है और बीटा ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी स्ट्रक्चर को उन्होंने
रीव्स के स्ट्रक्चर से ही हम लोग ने हावर्थ का फॉर्मूला बनाया, हावर्थ का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है जो प्लेनर स्ट्रक्चर दिखाता है, साइक्लिक है लेकिन प्लेनर है। इसको ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं पायरेनोज। पायरेनोज का मतलब होता है 6 मेंबर स्ट्रक्चर, 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, ये पायरेनोज। तो 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ जो भी कुछ लगे हैं एच ओ एच एच उसी तरह बना होगा ये एच ओ एच नीचे ही है। इसमें ऊपर में क्या है यहाँ पर OH H CH2OH, ये देखिए OH H CH2OH। तो मतलब ये है कि दोनों स्ट्रक्चर सेम हैं। इसको अगर आपको क्लियर नहीं होगा आप मुझे बताएंगे तो मैं इसे दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसे हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब इसका रिंग साइज़ कैसे डिसाइड किया गया, हावर्थ ने ये किया था एक्चुअली। हल्का से इसे आइडिया देती हूँ, बहुत डिटेल में अगर आप ना जाना चाहें तो। उन्होंने ग्लूकोज को मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराई ग्लूकोज की। जब मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराई तो जो यहाँ पर OH था, अभी आपने देखा कि यहाँ पर OH था, वो OCH3 में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद इन्होंने ये जो रिएक्शन कराई थी वो एसिडिक मीडियम में कराई थी। अब इसे कराई इन्होंने बेसिक मीडियम में मिथाइल सल्फेट से। ये मिथाइल सल्फेट का जो काम होता है वो ये होता है कि ये एल्कोहलिक ग्रुप को मिथॉक्सी ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो जितने भी OH सारे के सारे कन्वर्ट हो गए OCH3 में, देख सकते हैं। अब उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करी। हाइड्रोलिसिस में जो बाहर वाले OCH3 हैं ये तो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, लेकिन अंदर वाला जो O से ढका हुआ है यानी रिंग के अंदर है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता। तो ये दोनों कन्वर्ट हो गए CH2OH में। अब इसकी इन्होंने ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन करने पर ये कंपाउंड बना, यानी कि जो टर्मिनल कार्बन्स हैं वो कन्वर्ट हो गए CHO में। देखिए टर्मिनल कार्बन CHO में कन्वर्ट हो गया। और साथ ही साथ क्या हुआ, ये टर्मिनल कार्बन जो रेड एरो मैंने दिखा रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो कन्वर्ट हुआ। और उसके बाद इसकी, क्योंकि जो कंपाउंड बना ये बहुत अनस्टेबल था, ये टूट गया। दो तरह से टूट सकता है, या तो 1 नंबर के हिसाब से या 2 नंबर के हिसाब से। और उस आधार पे इसका हावर्थ ने ये कंपाउंड्स आइसोलेट किए, यानी 2,3 डाईमिथॉक्सीसक्सिनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और 2,3,4 ट्राईमिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड। क्योंकि 2,3,4 ट्राईमिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड मिला 5 मेंबर, दैट मीन्स कि जो कंपाउंड था कार्बन का उसमें कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए, 6 मेंबर रिंग होनी चाहिए। तो इसके हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में उतना नहीं इंक्लूड कर रहे हैं इस बार। तो हम इसको बस हल्का सा आपको आइडिया दिया है, फिर भी अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं इसको और डिटेल में दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी। तो अब हम आते हैं म्यूटा रोटेशन पे। म्यूटा रोटेशन मैंने बताया क्या होता है कि अल्फ़ा या बीटा ग्लूकोज का अगर हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन रख दें और थोड़ी देर के लिए उसको स्टैंड करने दें तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो चेंज हो जाता है, और इसे हम लोग कहते हैं म्यूटा रोटेशन। लॉरी ने कहा था कि ये ओपन चेन फॉर्म की वजह से है, जबकि फिनार ने सजेस्ट किया था कि एसिड और बेस का कंसर्टेड अटैक, यानी एसिड और बेस साथ में जब अटैक करते हैं तो जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है, अल्फ़ा जो है वो बीटा में और बीटा जो है वो अल्फ़ा में। अल्फ़ा और बीटा के चेंज होने में ही एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर हमें मिलता है जिसमें कि 36% बीटा अल्फ़ा ग्लूकोज हैं और 64% बीटा ग्लूकोज। तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो होता है 52.5 डिग्री। तो यही था म्यूटा रोटेशन। अब इसके आगे का जो है वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आप नोट्स भी कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।